हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है पर्यावरण अध्ययन के इस छठे वीडियो में, छठे चैप्टर में। तो अब तक हम 5 चैप्टर कर चुके हैं, जिनमें आपका पर्यावरण अध्ययन का इंट्रोडक्शन है या फिर प्राकृतिक संसाधन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर आपका इकोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, हेल्थ है। आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं और इस छठे चैप्टर का नाम है आपके पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। और ये टर्म आपने काफ़ी बार सुन चुकी होगी अब तक, कब चाहे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या चाहे किसी भी माध्यम से। पर्यावरण प्रदूषण। अब बात करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। देखिए, हमारी प्रकृति में, संसार में, दुनिया में जो प्रकृति ने बैलेंस बनाकर हमें दिया हुआ है, यानी मानव को, इंसान को या अन्य वन्य जीवों को जो संतुलन बनाकर प्रदान किया हुआ है सभी प्रकार के फोर्सेस का, वो अद्भुत है अपने आप में। अब क्या होता है कि यदि किसी भी वजह से वो संतुलन गड़बड़ होता है, बैलेंस से हटता है, तो उसको प्रदूषण का नाम कहा जाता है। प्रदूषण मतलब कि जो गंदा कर देता है किसी भी चीज़ को। अब वो गंदगी आपकी हवा में हो सकती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें से किसी भी रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों के किसी भी संसाधन में आपके वो गंदगी हो सकती है। यदि हवा में होती है तो हवा का प्रदूषण, जल में होती है तो जल का प्रदूषण, मृदा में होती है तो मृदा का प्रदूषण, ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं जल्दी से। देखिए, पोल्यूशन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द है पोल्यूशनम, जिसका अर्थ होता है गंदा। तो यानी कि वायु, जल, मृदा की अवस्थाओं में ऐसे अवांछनीय यानी कि अनवांटेड भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल एंड जैविक परिवर्तन यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष तौर पे यानी इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वायु, जल, मृदा की अवस्थाओं में ऐसे वांछनीय भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन जो मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं, उसे परिभाषित किया जाता है पर्यावरण प्रदूषण के नाम से। तो ऐसे सभी कारक, ऐसे सभी पदार्थ जो कि प्रदूषण करते हैं, उनको कहा जाता है प्रदूषक, पोल्यूटेंट। यानी कि जिनकी वजह से आपके जो गंदगी आई है रिसोर्सेज में, संसाधनों में, उनको कहा जाता है पोल्यूटेंट। चाहे वो धुआं हो, NO2 हो यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेस्टिसाइड्स है, आपके कीटनाशक हैं, तो वो सभी। कितने प्रकार के पोल्यूशंस हैं? अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम वन बाय वन ये सभी प्रदूषण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं आपके पास, ये 7 टाइप्स के, 7 प्रकार के आपको प्रदूषक दिए गए हैं, प्रदूषण दिए गए हैं। हम वन बाय वन इन सभी को पढ़ेंगे, क्या इनके कारक है, क्या स्रोत है और कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन पे कैसे काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है वायु प्रदूषण यानी कि हवा में गंदगी। हवा में जो भी गंदगी है, तो उस स्रोत की बात करें तो इसका क्या स्रोत है? तो देखिए, वायु में उपस्थित रसायन तथा यौगिकी की मात्रा जो सामान्यतः रूप से जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा यदि है तो गुणवत्ता पे असर पड़ता है हवा की, जिसकी वजह से जीवन स्तर पर हानिकारक प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है? कि कोई भी ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स, पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के हैं आपके। पहला है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, प्राथमिक वायु प्रदूषक। वो प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर वायु में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपके किसी कारखाने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है,
वो डायरेक्टली हवा में चली गई। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, प्राथमिक वायु प्रदूषक। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सभी आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक है, जो कि किसी ना किसी स्रोत से, चाहे व्हीकल्स है आपके, वाहन है, या आपके कारखाने हैं, तो वहाँ से ये डायरेक्ट निकलते हैं और हवा में विलीन हो जाते हैं। फिर बात आती है कि द्वितीयक पर्यावरण प्रदूषक क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो क्या है, दूसरे पदार्थों से रिएक्शन कर कर, अभिक्रिया कर कर नए पोल्यूटेंट बना देते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो वो जो नए मॉलिक्यूल्स या पोल्यूटेंट बनते हैं, प्रदूषक बनते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ठीक है। SO2 का निर्माण कैसे हुआ कि आपके सल्फर निकला कारखानों से, और ऑक्सीजन पहले ही होती है हवा में, तो सल्फर ऑक्सीजन मिलके SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कहाँ से स्रोत है इसका, देखिए जीवाश्म से आ सकता है, अयस्कों से, जो माइनिंग की गोदाम है वहाँ से आ सकता है। प्रभाव क्या होता है कि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन, सांस लेने में कठिनाई होती है, अस्थमा हो सकता है, तो ये सब इसके उदाहरण। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में NO के रूप में आया, N2O के रूप में, और वो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, और आपके पास NO2 आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्रोत वही सेम, लगभग स्रोत आपके सेम रहते हैं, या तो कारखानों से नहीं निकलेंगे, जीवाश्म के ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल के जलने से निकलते हैं, यानी कि वाहनों से, ठीक है। तो ये हमेशा, और क्या होता है असर इसका, श्वसन तंत्र में जलन वगैरह। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गंधहीन रंगहीन गैस है, ये भी यहाँ से आई है। प्रभाव क्या रहेगा कि इसकी वजह से ऑक्सीजन यानी कि हमारी शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका स्तर कम हो जाता है, उसके स्तर में कमी आ जाती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से हमें आँखों का रोग हो सकता है, जो स्पाइनल कोड है हमारा, केंद्र तंत्र है नर्व का, उस पे असर पड़ सकता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये सुना होगा आपने मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही है। यदि लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है पर्यावरण में, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। स्रोत इसके ये सब है। प्रभाव क्या है, सिर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है। आगे चलता है अस्थिर जैविक यौगिक यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है आपके पास, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जैसे हेक्सेन है, हेप्टेन है, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। तो ये सभी यदि हवा में आपके वायु में रिलीज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी नुकसान मिलता है, ठीक है। जैसे कि उच्च रक्तदाब, आँखों, श्वसन तंत्र में जलन, ठीक है। तो ये सब। फिर उसके बाद एक आता है और टर्म आती है पर्टिकुलेट मटेरियल या मैटर। पर्टिकुलेट मैटर ये क्या होता है कि आपके जो कार्बन वर्ड सुना होगा आपने बच्चों, कार्बन के छोटे छोटे पार्ट्स या डस्ट पार्टिकल्स है जैसे, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स वो हवा में ना ऐसे ही तैरते रहते हैं, जिनका आकार बहुत कम होता है, 10 माइक्रोमीटर से भी कम है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी पर्टिकुलेट मैटर्स है जो काफ़ी छोटे साइज के हैं, वो हमारे श्वास नालिका के थ्रू हमारे श्वसन तंत्र में चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे असर हैं जो हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद एक और गैस आती है ओजोन। ये वर्ड ज़रूर सुना होगा आपने। देखा जाए ओजोन हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचाती है। लेकिन यदि हम ग्राउंड की बात करें यानी कि सरफेस पे, पृथ्वी की जो सरफेस है उसके ऊपर यदि ओजोन है, तो वो ओजोन हमारे लिए प्रदूषक का काम करती है। तो ओजोन क्या है आपका, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ओजोन भी, ठीक है। तो ये आपके कुछ पोल्यूटेंट्स थे,
ठीक है। ऐसे ही स्मोग हो गया आपका। स्मोग क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक है स्मोक, स्मोक यानी धुआं, और फोग, फोग क्या है आपका, धुंध, ठीक है। तो धुंध क्या होती है कि आपके सर्दियों में जैसे धुंध पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी का ड्रॉपलेट्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, वो हवा में सस्पेंडेड होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, ठीक है। यही होता है ना धुंध पड़ना। अब क्या है, उस धुंध में यदि धुआं भी शामिल हो जाए तो उसको हम कह देते हैं स्मोग, ठीक है। तो ये भी आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे ही दो प्रकार के स्मोक होते हैं वैसे आपके, एक है फोटोकेमिकल स्मोक, एक है आपका सल्फ्यूरस स्मोक। डिफरेंस क्या है, सल्फ्यूरस में तो आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के ऑक्साइड की काफ़ी उच्च मात्रा होती है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक में आपके पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। असर दोनों का सिमिलर है, सेम सा है कि दोनों की वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, हैं आपके जो भी और बीमारियां भी हो सकती है। तो ये सभी थे आपके एयर पोल्यूटेंट जो अब तक हमने पढ़े। तो ये पहला चैप्टर था किसका, मतलब फर्स्ट पोल्यूशन था, प्रदूषण था किसका, हवा का। फिर आपके पास सेकंड आता है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है कि प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के द्वारा यदि जल के रासायनिक, जैविक तथा भौतिक रूप में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। आम भाषा में कहे, यदि पानी आपका पीने के योग्य नहीं है तो इसका मतलब वो पानी आपका प्रदूषित हो चुका है, जल प्रदूषण, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी प्रदूषित जल की, कि आपका रंग बदल सकता है, जैसे कि मान लो पानी में, स्वच्छ पानी में कीचड़ मिल गया, ठीक है, तो कीचड़ की वजह से आपका कलर चेंज हो गया, उसका रंग बदल गया है पानी का, तो वो प्रदूषण में आएगा। ठीक है। ऐसे ही कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पानी खारा हो गया काफ़ी, है, या फिर उसकी गंध में प्रभाव आ गया, चेंज हो गया, बदलाव आ गया है, तो वो भी एक कारण है, वो भी एक विशेषता है किसकी, प्रदूषित जल की। ऐसे ही यदि उच्च तापमान से पानी कोई निकला है तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो हवा में आपके पास गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो क्या करती है, पानी में घुल जाती हैं, जिनकी वजह से आपका जो टेस्ट है पानी का वो काफ़ी तीखा हो जाता है, तो वो भी एक प्रदूषण का विशेषता है, ठीक है। ऐसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल, जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर मैंने अभी बताया था, कार्बन के छोटे छोटे कण हैं, वो भी यदि पानी में घुल जाए तो उससे भी हमारे पानी का स्तर बदल जाता है, तो प्रदूषित जल है ये, ठीक है। अब इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत देखिए, पॉइंट सोर्स कौन से होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं कि हाँ भाई यहाँ से पानी में पोल्यूशन होना ही है। नॉन पॉइंट कौन से हैं, अकेंद्रित, जो कि अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो इन दोनों की वजह से आपके क्या होता है, पोल्यूशन हो सकता है वाटर में, जल में। मुख्य स्रोत क्या है, उद्योग, ठीक है, आपके पास सीवरेज का पानी है, माइनिंग है, एक्टिविटी, ये सभी आपके मुख्य कारक है किसके, जल प्रदूषण के। ऐसे ही रिवर डंपिंग, नदी में आप कई बार आपने देखा होगा नदी के घाटों पे अपना कपड़े साफ किए जा रहे हैं, वो कपड़ों का जो डिटर्जेंट है, जो भी साबुन है, उसका पानी कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है, तो नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसे ही ये सभी आपके कारण हैं जिनकी वजह से आपके वो पानी प्रदूषित होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे ही औद्योगिक कचरा, आपकी कारखानों से जो भी कचरा निकलता है वो कचरे को डंप कर दिया जाता है कहाँ पे, नदियों में, तो वो भी एक कारण है। जैसे कि औद्योगिक कचरा के रूप में शीशा, मरकरी, ये सभी केमिकल्स हैं आपके, कैडमियम हो गया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑयल हो गया, तो ये सभी के सभी आपके पोल्यूटेंट के तौर पे ही काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है या मटेरियल्स हैं ये आपके जल में जाएंगे
नदी के जल में, और नदी के जल में आके आपको प्रदूषित करेंगे जल को। उसके बाद एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। ये आपका 1 या 2 नंबर में हो सकता है, पूछ लिया जाए कि ये एक्चुअल में है क्या। तो जल स्रोतों में यदि पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्व कैसे, जो आपके पौधे हैं उनको बड़ा होने के लिए, तरक्की के लिए, उनके लिए क्या ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी तत्व है। तो यदि किसी भी वजह से आपके जल स्रोतों में पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर पौधों की वृद्धि उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये आपके मानवीय कारणों की वजह से भी हो सकता है, जल प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास अगला है भूमि प्रदूषण, यानी कि सोइल में प्रदूषित होना। तो इसके लिए क्या है कि मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की पतली परत होती है जो कि पृथ्वी की चट्टानी सतह को ढकती है। ठीक है, अब क्या है कि यदि किसी भी वजह से कोई भी पोल्यूटेंट्स है उसकी वजह से इसकी गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, घरों से जैसे कचरा निकला, कारखाने या डंपिंग यार्ड सुने होंगे आपने, जहाँ पे सारे शहर का कचरा घेर दिया जाता है, तो उस कचरे से होता क्या है कि जो मृदा है उसकी जो पोषक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुणवत्ता उसकी खत्म होती है। तो इससे सब इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है मृदा पोल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। क्या स्रोत है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसकी वजह से हो सकता है। पोल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटी, शहरों में जो आपके कचरा आप निकालते हैं वो कचरा फिर किसी ना किसी एक खाली मैदान में घेर दिया जाता है, जहाँ से मृदा पोल्यूशन हो सकता है, प्रदूषण। ठीक है, ऐसे ही रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये सभी। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से भी प्रदूषण हो सकता है। कृषि प्रथाओं के कारण प्रदूषण, कृषि प्रथा कैसे, जैसे कि आपने धान की खेती की, धान काट दिया, काटने के बाद बची हुई फसल को आपने आग लगा दी, तो उससे कहीं ना कहीं मृदा की गुणवत्ता पे असर पड़ता है, कम होती है, इसी को कहा जाता है पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण। ऐसे ही केमिकल्स की वजह से होना, बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि जैसे कि आपके फंगस वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। एक अम्लीय वर्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, जैसे यूट्रोफिकेशन था इंपॉर्टेंट टर्म थी, वैसे ही एसिड रेन भी है। ये होता क्या है, देखिए हवा में, आपने अभी हवा प्रदूषण में देखा है, वायु प्रदूषण में, कि NO2, SO2 आपकी ये गैसेज है जो हवा में होती है, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो जाती है। अब क्या है, यदि बरसात का मौसम है तो क्या होगा, NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों वाटर से रिएक्ट करके आपको क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एंड H2SO4। साइंस के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब ये रेन की फॉर्म में, यानी कि वर्षा की फॉर्म में ज़मीन पे गिरते हैं, तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्यों? क्योंकि ये एसिड्स हैं दोनों के दोनों, तो इसको कहा जाता है एसिड रेन। ठीक है, वापिस आते हैं, मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव है। ओबियस है, एक बात बताइए, यदि मृदा ही पोल्यूटेड होगी तो फसलें कैसे होंगी आपकी, और फसलें नहीं होंगी तो खाना कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सभी आपके इफेक्ट्स हैं, देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ, तो फिर उसके बाद आता है आपका मैराइन पोल्यूशन, यानी महासागरीय पोल्यूशन, प्रदूषण। ये क्या कहता है, देखिए मैराइन मतलब कि हमेशा जब भी मैराइन वर्ड आए, महासागरीय आए, इसका मतलब समुद्र की बात करें। तो जो भी हम समुद्र में प्रदूषक अपने घेरते हैं, जैसे कि कोई भी कचरा वगैरह है वो उठा के क्या किया, समुद्र में फेंक दिया,
तो उसकी वजह से भी समुद्र का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है और इस प्रदूषण को कहा जाता है महासागरीय प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है? और ये देखिए, यदि नदी ही आपकी प्रदूषित है तो वो नदी कहाँ पे जाती है? सागर में। तो सारा का सारा प्रदूषण कहाँ चला गया? सागर में। तो ये है महासागरीय प्रदूषण। सोर्सेज की बात करें, आपकी नदियां हैं वो गंदी नहीं होनी चाहिए। जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, यूरेनियम, थोरियम आदि, उनको समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए वगैरह। प्रभाव क्या रहेंगे? एक तो जो समुद्र की जैव विविधता है उस पर असर पड़ेगा। जो वहाँ स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, मछली वगैरह, उन सब का नुकसान होगा, उनकी संख्या घटने लग जाएगी। ठीक है, साथ ही में इनकी वजह से वहाँ का जो पानी है, समुद्र का पानी है, वो भी विषैला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे असर हैं, आपके प्रभाव हैं। कंट्रोल क्या किए जा सकते हैं कि उद्योगों से विषैले और खतरनाक प्रदूषकों को समुद्र में फेंका ही नहीं जाना चाहिए। यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो, उसको समुद्र में न फेंको, उसको रिसाइकल करें। ठीक है, विषैले खतरनाक सीवरेज को फेंकने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपके कुछ मेजर्स है, रोकथाम के उपाय हैं। तो अगले पे चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ये हमारा 5वां प्रदूषण है अब तक। ठीक है, अब क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? जो एक आम इंसान है, ध्वनि जो सुनता है, वो उसकी यूनिट क्या होती है? इकाई। यानी कि ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में, डीबी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। साथ ही एक मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है आपकी ध्वनि की आवृत्ति की, तो हर्ट्ज में। तो 20 से 20,000, यदि 20 से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रासोनिक। ठीक है, और 20,000 से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जो प्रदूषण कब कहा जाएगा? यदि ध्वनि की डेसिबल कितना है? 80 से ऊपर है तो उस ध्वनि को प्रदूषक माना जाता है। तो 80 डेसिबल से यदि ज़्यादा की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ऐसी अवांछित या अप्रिय ध्वनि जो मनुष्य के स्वास्थ्य, कल्याण या आराम को प्रभावित करे, उसको कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। कि स्रोत क्या है? देखिए, हाउस होल्ड, यानी कि घरों में आपके जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मिक्सचर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, यदि इनसे काफ़ी शोर आ रहा है तो वो भी आपके ध्वनि प्रदूषण का एक स्रोत है। ऐसे ही लाउड स्पीकर में, डीजे जो आप शादियों में बजाते हैं, सोशल इवेंट्स में, ठीक है, तो वो सभी। ऐसे ही कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कारखानों में यदि काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है और उससे आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो वो भी एक प्रदूषण का साधन है, स्रोत है। ठीक है, यातायात के साधन जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपके, जैसे कि कोई रेल बहुत तेज गति से गई तो उसकी आवाज़ भी 80 डेसिबल से ऊपर की होती है, तो वो भी प्रदूषण में ही आती है। ठीक है, तो अब इसके प्रभाव क्या है? देखिए, यदि ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण आप सहन करते हैं तो आपसे सुनने की शक्ति पे असर हो सकता है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके बोलने में विघ्न आ सकता है क्योंकि सुनेगा ही नहीं किसको यदि काफ़ी तेज़ आवाज़ है, जिसकी वजह से भावनात्मक और व्यावहारिक आपके तनाव आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी आपके प्रभाव है। रोकथाम के उपाय क्या है कि आप उसको कोशिश करिए कि ये जितने भी ज़रूरी आपके शोर करने वाली चीज़ें हैं, कारखाने हैं, उनको शहरों से दूर रखा जाए। ठीक है, संगीत उपकरणों जैसे डीजे हो गया, टेलीविज़न हो गया, उनको धीमे स्वर पे सुने, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं। लाउड स्पीकर का प्रयोग कम करें। वाहनों में उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि अवरोधक यानी साइलेंसर, आपकी बाइक में भी तो होते हैं बच्चों के, तो वो साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए ताकि आवाज़ कम करें। ठीक है, तो ये सभी आपके रोकथाम के कुछ उपाय हैं। छठा आपके पास आता है तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल पोल्यूशन या तापीय प्रदूषण। इसका क्या मतलब है कि वह प्रदूषण जिसमें ताप बढ़ जाता है हवा में। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे जनरेटर है, उदाहरण के तौर पे
जनरेटर यदि ज़्यादा समय के लिए चलता है तो वो गर्मी कर देता है आसपास के इलाके में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यदि तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी एक पोल्यूशन के तौर पे देखा जाता है, प्रदूषण के तौर पे। प्रभाव क्या है कि आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है वहाँ पे, जिसकी वजह से आपके स्किन की एलर्जी हो सकती है, ये सब। ऐसे ही प्रदूषण के रोकथाम क्या है कि आप कूलिंग टावर का यूज़ कीजिए, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, जिससे ज़्यादा गर्मी निकल रही है, तो उसके आसपास अरेंज करें, वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए, उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सब आपके रोकथाम के उपाय हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं सातवां जो आपका पोल्यूशन है, न्यूक्लियर हजार्ड्स या नाभिकीय आपदाएं। नाम बता रहा है, नाभिकीय मतलब कि न्यूक्लियर, यानी कि आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सुने होंगे, यूरेनियम, थोरियम, जो अभी बताए थे मैंने, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब सुना है ना। तो वैसा ही जो ये मटेरियल्स हैं, इनको यदि आप खुले में भी रख देते हैं या फिर आप ये किसी इंसान के टच में आ जाते हैं तो वहाँ से भी ये आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यदि उनको ना प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उनको निपटारा करना चाहिए उनका। यदि नहीं होता और हम उसको डंप कर देते हैं, कहीं पे गिर देते हैं, डंपिंग यार्ड में गिर दिया मान लो, तो वो प्रदूषण में ही काउंट होगा, ठीक है। सोर्सेज क्या है कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसका वेस्ट है आपके पास, कोई दुर्घटना होगी रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो वो सभी आपके, कहीं बम फट गया, न्यूक्लियर बम, तो उससे जो रेडियो एक्टिविटी निकली, ठीक है, तो वो सभी आपके स्रोत आते हैं। प्रभाव क्या हो सकता है कि डीएनए में चेंज हो सकता है। आपने जापान का एग्जांपल सुना होगा, उदाहरण, यूएसए ने 1945 में जापान पे 2 बम गिराए थे, तो माना जाता है कि 50 से 60 साल बाद भी अभी भी उसका असर दिखाई देता है। तो होता क्या है कि उन विकिरणों की वजह से आपके डीएनए में परिवर्तन आ सकता है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं, आपको आंतरिक नुकसान आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी आपके प्रभाव है विकिरणों के, रेडिएशंस के, ठीक है। कंट्रोल के, रोकथाम के क्या उपाय हैं कि पहली बात तो हमें डंपिंग यार्ड में नहीं गिरना चाहिए। जो वेस्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का, उस वेस्ट को आप रिसाइकल करें, उसको सुरक्षित करने के बाद ही कहीं ना कहीं डंप करने का फ़ायदा है। यदि उसमें से अभी भी रेडिएशंस निकल रही है तो उसको नहीं गिरना चाहिए, उसको आप रिसाइकल करें या अपना उसको न्यूट्रल करें, फिर उसके बाद गिरें। तो ये सभी आप, फिर बात आती है एक नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो आपके पास सॉलिड वेस्ट है, यानी कि जैसे प्लास्टिक की बोतल है आपकी, ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतल्स को पानी पी लिया आपने, लेकिन प्लास्टिक को ऐसे ही गिर दिया कहीं, ठीक है। आपने लेज खाए, ठीक है, उसके रैपर्स को आपने ऐसे ही गिर दिया कहीं ना कहीं, तो ये सभी आपका प्लास्टिक वेस्ट में आता है। अब उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या हो, क्योंकि वो भी पोल्यूशन करते हैं, आपके प्रदूषक हैं, ठीक है। ठोस कचरा जो होता है वो भी प्रदूषक के तौर पे देखा जाता है। कितने प्रकार हैं आपका, घरेलू व नगर पालिका का ठोस कचरा, जो आपके घर में से कचरा निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट, तो वो भी एक, या फिर इंडस्ट्री से, औद्योगिक कारखाने से भी सॉलिड वेस्ट निकल सकता है, जैसे आपके कंप्यूटर फ्लॉपी आदि, रसायन निकल गए, कोयले की राख निकल गई, तो ये सभी आपके सॉलिड वेस्ट में आते हैं। अस्पताल, जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी आपके सिरिंज होती है, राइट, सिरिंज है, इंजेक्शन है, ये सभी प्लास्टिक से बना होता है, तो ये सभी के सभी आपके प्रदूषण में आते हैं, प्रदूषक के तौर पे। अब क्या है कि इन ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है, इन सभी का क्या असर है। इन सभी की वजह से देखिए, बच्चे कूड़े करकट में खेलते हुए घायल हो सकते हैं, या फिर जो आप ये सॉलिड वेस्ट है, इससे पानी की निकासी के पाइप रुक सकते हैं, बाढ़ का कारण बन सकते हैं, त्वचा रोग फैल सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है,
तो ये सभी आप देख लेना है, ये है इफेक्ट्स, प्रभाव। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सोल्ट कि आपने ठीक है ठोस अपशिष्ट बता दिया हमें कि भाई ये मुसीबतें हैं और ये प्रदूषण का काम करते हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? तो मैनेज करने के लिए आपने देखा भी होगा आजकल गवर्नमेंट क्या करती है कि ये हरा डस्टबिन अलग है, नीला डस्टबिन अलग है, एक आपका गीले वेस्ट के लिए, एक सॉलिड वेस्ट के लिए, सूखे के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक तो रीयूज करना चाहिए जितना हो सके, रिड्यूस करें यानी कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, और रिसाइकल करें कि चलो यूज़ कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन इसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ किया जाए ताकि नया प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो ये 3 R हैं, ट्रिपल R। तो ये प्लस में ये ज़रूरी है यदि आपको ये करना है। पुनर्प्रयोग, ठीक है, पुनर्उपयोग, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट की कमी यानी कि रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए आपके पास आता है कि अगला टॉपिक कि ये जितने भी प्रदूषण हमने पढ़े हैं, इन प्रदूषणों में नागरिकों की क्या भूमिका है, कि हम आम इंसान क्या कर सकते हैं। यदि मैं सही मायने में बताऊँ तो आम इंसान ही कर सकता है कुछ। क्यों? क्योंकि आप यदि कोई बोतल पीने की या फैंटा ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे, या अपना कोई पानी पीने की एक बोतल ली है, तो जो प्लास्टिक है उसको आप कूड़ेदान में ही गिरे, यहाँ वहाँ ना गिराएं। तो ये कुछ आपकी दायित्व है जो कि आप निभा कर अपनी भूमिका कर सकते हैं, निभा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ प्रदूषण विषय के अध्ययन है, केसेस हैं। कैसे? आपने डोनोरा वायु प्रदूषण घटना सुनी होगी, पेनिसिल्वेनिया, ये क्या है, एक कंट्री है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे कारखाने हैं। 1948 में असामान्य रूप से धुंध देखी गई यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से हवाओं की गति बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, और इस धुंध की वजह से जो प्रदूषकों की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ गई, और इससे देखिए 14,000 की जनसंख्या वाले कस्बे में लगभग 6,000 लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके एयर पोल्यूशन का। ऐसे ही भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ये ट्रेजेडी क्या थी कि आपका 1984 में एक केमिकल होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ये एक गैस होती है, ये गैस लीक हो गई थी कारखाने से, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के काफ़ी किलोमीटर्स के एरिया में, क्षेत्र में काफ़ी लोग, लगभग ये देख सकते हैं कितने हैं, लगभग 2.5 लाख लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हुए थे, जिनमें से लगभग 10,000 अंधे हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिजास्टर था ये हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना। चेरनोबिल क्या है? रशिया में, रूस में एक जगह का नाम है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर था। तो किसी वजह से क्या हुआ कि उसमें से जो लीकेज शुरू हुई नाभिकीय रिएक्टर में, और जो उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनकी वजह से आपके काफ़ी लोगों को जान हानि की बहुत हानि हुई। ठीक है, बहुत बड़ा डिजास्टर था ये अपने समय का, 1986 में। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है आपका पर्यावरण प्रदूषण का। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यानी कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर कौन कौन से? जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया, आपका भूस्खलन आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया। ये सभी के सभी आपके क्या है? डिजास्टर है, आपदाएं हैं। ठीक है, तो आपदाओं को प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, तो वो सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो 1 बाय 1 देखते हैं जल्दी से जल्दी। आपदाओं के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदाएं कैसी? जिनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है,
ना कुछ कर सकते। भूकंप आ गया, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, मानव निर्मित, जो कि मानव की वजह से ही आते हैं। जैसे कि तेल क्षेत्रों में आग लग, कोल माइंस है, उसमें आग लगी तो उससे हवा में प्रदूषण हुआ, तो ये सभी डिजास्टर है। तेलों का रिसाव हो गया, नाभिकीय विस्फोट, अभी चेर्नोबाइल का सुना था ना आपने, वहीं से। औद्योगिक आपदाएं, कीटनाशक, तो ये सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है भूकंप। भूकंप क्या होता है कि भूकंप का अध्ययन करने वाली स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। आपका इसका उपयोग ग्रीक की भाषा में सिस्मोस से आया गया है। सिस्मोस मतलब कि हिलाना। तो आपने देखा होगा धरती हिलती है तो पूरी मतलब चाहे इमारत है चाहे आप इंसान है, सब हिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको मापने का स्केल कौन सा है? रिक्टर स्केल। तो 5 से 7.9 तक रिक्टर स्केल पे मारने वाले भूकंप काफ़ी हानिकारक होते हैं, और 8 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप विनाशकारी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये कुछ भूकंप है जो पहले अतीत में आए हुए हैं। भूकंप के कारण क्या है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूकंप के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो पृथ्वी में है, वो जब आपस में टकराती है तो उनसे भूकंप आता है। या फिर कहीं ज्वालामुखी में विस्फोट आ गया, हवा या फिर एकदम ही बहुत ही तेज गति से गैसेज निकली, तो उसकी वजह से भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, तो ये, या फिर मान लो आपने किसी पर्वत में आप माइनिंग करने लग गए, तो नीचे की भूमि तो आपने खोखली कर दी, तो ऊपर से पर्वत गिर गया, तो जिसकी वजह से भी आपके भूकंप आ सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण है। प्रभाव क्या होगा? भूस्खलन हो सकता है, बिल्कुल। इमारतें, बांधों, इनको क्षति हो सकती है। वनस्पति और प्राणियों की जान मान की हानि हो सकती है, आग लग सकती है कहीं ना कहीं। तो ये सभी आपके प्रभाव है। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन क्या है कि हमें ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए जो भूकंप रोधी हो। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई यदि भूकंप आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, भूकंप के पश्चात मलबा हटाना, चिकित्सीय सहायता का इंतजाम करना, ये सभी आपका भूकंप प्रबंधन में आता है। फिर उसके बाद आती है बाढ़। बाढ़ क्या है? यदि जल या पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका किसी एरिया में, क्षेत्र में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बाढ़। है, इसके कारण क्या है? कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, या फिर किसी बांध से बहुत मात्रा में पानी को छोड़ दिया गया नदियों में, तो उससे भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, प्रभाव क्या है? संपत्ति को नुकसान, जान मान की हानि, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्लड आने से, बाढ़ आने से जो मृदा है उसकी ऊपरी लेयर, ऊपरी परत वो खत्म हो जाती है, तो उपजाऊ शक्ति घट जाती है। फसलों को नुकसान होना, महामारी का फैलना। फ्लड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? प्रबंधन कि बाढ़ से पहले नदी के रास्ते को साफ करें, उसमें कोई प्रदूषक या सॉलिड वेस्ट ना हो, उसको साफ रखें। किनारों पर वृक्ष लगाएं ताकि जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो पानी को सोख सकें। ठीक है, ऐसे ही चेक बांध का निर्माण करें कि छोटे छोटे डैम बना सकते हैं हम, ताकि वो पानी को इकट्ठा कर सकें। और बाढ़ के समय में जो लोग हैं उनको निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, खाद्य सामग्री व दवाइयों को पहुंचाना, तो ये सभी किया जा सकता है। तो ये सभी प्रबंधन के आपके उदाहरण हैं फ्लड मैनेजमेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद अगली आपदा आती है आपके पास चक्रवात, साइक्लोन। साइक्लोन क्या है कि बहुत ही तेज गति से हवाओं का घूमना, वो भी एक सर्कल के तौर पे, ठीक है, चक्र के रूप में। तो ये एक तरह से तूफान होते हैं जो कि आपके कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? समुद्र पे। तो समुद्र से होते हुए ये कहाँ पे आते हैं? लैंड मासेस पे या भूमि पे। तो अलग अलग प्रकार के तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जर्मनी में टोर्नेडो कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस, इंडिया में चक्रवात, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून कहा जाता है, ये सभी। तो चक्रवात तेज हवा, जिनकी हवा देख सकते हैं आप कितनी स्पीड है, गति कितनी है, 150 से 450 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप बाइक भी कितने 80 किलोमीटर पे चलाते होंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये है 150 की गति से या 450 की गति से हवाओं का बहना। ये आदमियों को भी पेड़ पौधों को, इंसानों को काफ़ी उठाने के फेंकने में काफ़ी कर सकता है काम। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कि प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, हमने साइक्लोन के बारे में मान लिया, चक्रवात आ सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए क्या करें कि आपके जो भी बीचेस हैं, समुद्र है, समुद्र के बीचेस पर आप वहाँ पर तटीय इलाकों में पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सावधानी से रहें और ज़रूरत आने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकें। तो ये सभी आपके मैनेजमेंट के तरीके हैं, प्रबंधन के उपाय हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम आता है आपके पास लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है? भूस्खलन, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। भू मतलब कि भूमि, स्खलन मतलब कि खिसकना। तो भूमि का खिसकना उसको कह देते हैं हम लैंडस्लाइड। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, हिमालय है, हिमालय की एक ये हिमालय है, तो यहाँ पे आपकी जो ये भूमि है किसी वजह से ये स्लाइड करके नीचे आ जाती है ग्राउंड पे, तो ये जो भूमि का सरकना है इसको भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, तो भूस्खलन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? भूकंप आ सकता है, कंपन हो सकते हैं, चट्टानों में हलचल तेज हो सकती है। ठीक है, साथ ही में जो सड़कें और आवास का निर्माण किया गया है वो सारा तहस नहस हो सकता है। प्रबंधन की बात करें तो क्या करना चाहिए ऐसे इलाकों में? अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं जो कि मृदा को बांध के रखें। ठीक है, भूस्खलन क्षेत्रों में आवास ना बनाएं, वहाँ पे कोई घर ना बनाएं। ठीक है, चिकित्सा सहायता पहुंचाना, तो ये सभी आपके प्रबंधन के कारण। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लैंडस्लाइड को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, निम्नलिखित शब्दावली की परिभाषा दीजिए। मान लीजिए आपको ये आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा जाता है? वायु, मृदा सुपोषण, रेडियोथर्मी प्रदूषण यानी न्यूक्लियर। ठीक है, प्रदूषक क्या कहता है? जल प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या है? सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट क्या है? नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्या है? इनके ऊपर नोट लिखें। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ अभ्यास के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, ये देखिए ये आ गया भोपाल गैस सर्दी जो 1984 में हुई थी, इसके बारे में नोट लिखे। तापीय प्रदूषण क्या है वो बता चुका हूँ, थर्मल पोल्यूशन। महासागरीय प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण के सोर्सेज क्या है, क्या स्रोत हैं आदि। तो ये आपके पास कुछ उदाहरण हैं। तो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया कि आपका पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का है। 1 बाय 1 हमने 7 के 7 प्रकार देखे। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है कि आपके कौन कौन से डिजास्टर होते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, बाढ़ हो गई, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये देखा और इनमें कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ये था आपका छठा चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो अब तक हम 6 चैप्टर कर चुके हैं और आपको पिछले 5 चैप्टर्स और जो हमने प्रैक्टिकल फाइल की असाइनमेंट की वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी कैसे है। तो ये सभी के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ पूछना हो सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर आगे चल के। ठीक है, ओके बाय।